हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ बात शुरू करेंगे। कल तो यूएस मार्केट भी खुला था, सो थोड़ा उसके ऊपर न्यूज़ है एंड इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ रिजल्ट्स। अभी ऑलमोस्ट एंड है रिजल्ट सीजन का एंड तो वो उसके बारे में 2-3 रिजल्ट्स हैं जो डिस्कस करेंगे लास्ट में। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है जिसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड रीबैलेंसिंग टाइम है मॉडल पोर्टफोलियोज का। इवन हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो जो हमने न्यूली लॉन्च किया है उसका भी रीबैलेंसिंग है इस वीक एंड नेक्स्ट वीक। राइट, सो प्लीज बी अपडेटेड कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ग्लोबल पोर्टफोलियो में भी और हमारे जो इंडिया के पोर्टफोलियोज हैं सारे उनमें भी। सो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स इन नेक्स्ट 1 वीक। यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल द अपडेट्स अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी तक आपने मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार investindia.in वेबसाइट पे चेक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर इंडियन मॉडल पोर्टफोलियोज एज वेल एज वन न्यूली लॉन्च्ड ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल। ठीक है, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ग्लोबल न्यूज़, तो यूएस मार्केट इंटरेस्टिंग है। मतलब कल परिमल ने भी ट्वीट किया था इसके ऊपर कि यूरोपियन मार्केट्स कल गिरे क्योंकि देर इज अ न्यू एस्केलेशन इन यूएस ईरान वॉर जो चल रहा है और उसी रीजन से यूएस मार्केट्स बढ़े हैं। मतलब रीजन क्या, मतलब उन्होंने उसको अलग तरह से देखा है। उन्होंने कहा है कि भाई पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब कम है। अच्छा, पहले क्या यूएस मार्केट मंडे को बंद भी थे, ठीक है, तो वो जो पॉजिटिविटी ओवर द वीकेंड थोड़ी सी थी ना कि भाई होने वाली है डील, होने वाली है, होने वाली है, तो वो बेचारों मंडे को उनको मिली नहीं तो उन्होंने वो पॉजिटिविटी ट्यूसडे को ले ली। वो बाकी इंडियन मार्केट्स ने, यूरोपियन मार्केट्स ने मंडे को ले ली। ठीक है, तो अब ट्यूसडे को जब थोड़ा सा कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज है विच आई विल टॉक, तो उसमें जो है यूएस मार्केट बिल्कुल नहीं गिरा है, वो अच्छा खासा बढ़ा है। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कई कई कंपनीज के रिजल्ट्स, माइक्रोन वगैरह का रिजल्ट आया वहाँ पे, अमेजिंग रिजल्ट। आई थिंक 15-17% स्टॉक बढ़ा है, $1 ट्रिलियन प्लस हो गया है। राइट, तो रिजल्ट्स ऑफ यूएस मार्केट्स S&P 500 बहुत ही अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर के। राइट, एंड दैट्स व्हाट द मेन रीजन इज कि यूएस मार्केट्स भी अच्छा कर रही हैं। तो अभी नेगेटिव न्यूज मतलब क्या रही, बेसिकली क्या है कि यूएस ने कुछ सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स बोला है उन्होंने, वो की है ईरान के ऊपर। ठीक है, तो ईरान के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स की है, इवन दो सीज फायर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हमने ये सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की है सदर्न ईरान में ट्यूसडे को लोकल टाइम पे। और तो रीजन जो उन्होंने बोला है कि भाई हमारा रीजन था प्रोटेक्ट अवर ट्रूप्स फ्रॉम थ्रेट्स पोज्ड बाय ईरानियन फोर्स। ठीक है, ये उनका रीजन था। और तो उन्होंने कुछ मिसाइल लॉन्च किए, ईरानियन बोट्स को लॉन्च मतलब अटैक किया। एंड तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दोज अटैक्स एंड ऑफ कोर्स ईरान इज सेइंग कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो वो अब चीजें वापस थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। जो ओवर द वीकेंड एक थोड़ा पॉजिटिविटी आई थी कि भाई मार्को रूबियो ने भी कहा था कि कुछ बहुत जल्दी आपको अच्छी न्यूज मिलने वाली है फ्रॉम द डील पर्सपेक्टिव। राइट, एंड ट्रम्प ऑल्सो सेड अबाउट इट एंड देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशंस कि भाई शायद ईरान एंड यूएस की ट्रेड डील या लंबा सीज फायर जो है वो अनाउंस हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। एंड नाउ दिस न्यू एस्केलेशन हैज स्टार्टेड। कल कल भी मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था तो फिर वो अब्राहम कॉर्ड्स को एक और नया एंगल डाल दिया था कि भाई अब्राहम कॉर्ड्स अकॉर्ड्स को बाकी कंट्रीज को भी ज्वाइन करना चाहिए। एंड तो मतलब कुछ कुछ नए नए ट्विस्ट बेसिकली यूएस इज ट्राइंग टू पुट कि ये डील जो है, आई डोंट नो, वही मैं कह रहा हूँ कि वो ईरान का ऑफ कोर्स मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं, बट एटलीस्ट फ्रॉम यूएस साइड ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रीजन से दे जस्ट वांट टू पोस्टपोन इट अ बिट मोर। ठीक है, तो वैसा लगता है। तो अब इस चीजों का इम्पैक्ट क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से ऑलमोस्ट 100 टच हो गए। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर अगेन $99.5 आ गया, तो 95 आ गया था, तो ऑलमोस्ट 3-4% फिर बढ़ गया क्रूड ऑयल बिकॉज ऑफ दिस एस्केलेशन नाउ कि भाई फिर से लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी नहीं खुल रहा है, लग रहा है लंबा टाइम लगेगा। वो एक नेगेटिव न्यूज हो गई। राइट, और 10 ईयर जीसेक भी 4.5 से ऊपर ही चल रही है, थोड़ी कम हुई है। ठीक है, क्योंकि कल तो मार्केट बंद थी एज आई सेड, बट अभी भी 4.5 इज अ डिसेंटली बिग नंबर। राइट, अगर हम 10 ईयर जीसेक की बात करें तो वो अभी भी 4.5 प्लस है, तो वहां पर भी वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं बेसिकली। राइट, तो दिस इज हैज बीन द मेजर रीजन। बाकी बातें यही हो रही है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट चल ही रहा है कि डील जो है वो जल्दी हो जाए, तो वो चीजें वहां पर चल रही है। बाकी इस हफ्ते जो है पीसी जो इन्फ्लेशन नंबर आता है यूएस का वो भी आ जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा एक नंबर्स इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट पता चलेगा।
राइट। एंड सेल्स फोर्स कॉस्को वगैरह के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं इस हफ्ते, तो वो भी थोड़ी सी चीजों में इम्पैक्ट करेंगे। बट ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स ग्रोथ S&P 500 की कंपनीज के पता है अभी तक क्या है? ठीक है, तो हम इंडिया की भी थोड़ी बात करेंगे, बट S&P 500 कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर 28% का प्रॉफिट ग्रोथ है। 28% का ईपीएस ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है। और मतलब दैट हैज बीन लाइक हाईएस्ट, ये तो मतलब 2021 जो आफ्टर कोविड का फर्स्ट क्वार्टर था, उसके बाद ये 28% का पहली बार ग्रोथ हुआ है। सो एक फिनोमिनल जो है यूएस ने क्वार्टर दिया है, and इतने अच्छे नंबर्स के बाद वो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही यूएस मार्केट्स विल, या मतलब इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, उसमें कुछ अलग नहीं है अगर इस तरह के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो हाँ वो बात अलग चीजें चल रही हैं, वो बबल्स एंड एआई एंड सेमीकंडक्टर वो अलग चीज है, बट ओवरऑल यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल, मतलब मार्केट्स एंड इकोनॉमी इज नॉट डूइंग बैडली, राइट। तो वो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह, वो यूएस के ठीक ठाक है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कल क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली काफी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो कल भी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर $20 बिलियन का एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट के लिए मोबिलाइज करने की बात की है क्वाड पार्टनर्स से, कि सप्लाई चेन हम इंप्रूव करेंगे, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल। मतलब बेसिकली क्वाड जो है वो एक, मतलब अगर हम उसको ओवरऑल थॉट प्रोसेस दें तो थोड़ा एक चाइना के अगेंस्ट का एक ग्रुपिंग है ये, राइट। तो अब क्रिटिकल मिनरल इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, राइट, विच चाइना कंट्रोल्स। और कल फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला, सभी ने, कि ग्रेव कंसर्न्स ओवर इकोनॉमिक कोर्जन, राइट, विच ऑब्वियसली दे डिडंट नेम चाइना, बट ये बोला उन्होंने। एंड चाइना मतलब एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम इन द सेक्टर, मतलब चाइना का नाम नहीं लिया था, राइट। तो क्योंकि 70% ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग जो है वो चाइना कंट्रोल करता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल दी सेमीकंडक्टर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो क्रिटिकल मिनरल जो है वो कंसिस्टेंटली एक बात होती रहती है, राइट। तो एक टैक्सलिका करके भी ग्रुप इन जो है यूएस ने बनाई, बीच में इंडिया में भी एंटर हुआ। तो ये काफी ज्यादा जो है, अगर आप मोस्ट काफी सारी ये डील्स में देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल की स्पेशल जहां पर यूएस इन्वॉल्व है वहां कंसिस्टेंटली बात हो रही है, और ये कल भी क्वाड में बात हुई है। बाकी एक और न्यूज आई कि ताइवान हैज नाउ ओवरटेकन इंडियन मार्केट कैपिटलाइज, मतलब ताइवान की मार्केट कैप जो है, स्टॉक मार्केट कैप, वो इंडिया से ज्यादा बड़ी हो गई है। और एनवीडिया भी जो है ओवरऑल $5.2 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो नाउ बिगर देन ओवरऑल जितनी भी इंडियन कंपनीज है। मतलब अगर एनवीडिया एक तरफ और सारी की सारी इंडियन कंपनीज एक तरफ, ठीक है। तो मतलब एनवीडिया जो है, अगर आप चाहे कहने का मतलब ये है कि एनवीडिया को एक पूरे की पूरी इंडियन मार्केट आप खरीद सकते हैं, एनवीडिया पूरा बेचते हैं, तो कहने का मतलब अगर हम एक मोटा मोटा क्रूड टर्म में बात करें तो, राइट। एंड इवन साउथ कोरिया हैज डन वेरी वेल, और वो भी काफी क्लोज आ रहा है, वो भी सिर्फ 8% ही इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाम दूर। ठीक है, तो एआई जो है, अगेन ये सारी चीजें, अगर एनवीडिया की बात करो, ताइवान की बात करो, साउथ कोरिया की बात करो, ठीक है, तो ये ऑल आर वेरी एआई ड्रिवन स्टोरीज हैं, तीनों के तीनों, ये दो देश और ये कंपनी, इतनी जबरदस्त उसमें ग्रोथ है, राइट। मैंने जैसे बोला माइक्रॉन की कल बात हमने की, राइट, 18% एक दिन में वो स्टॉक बढ़ा है, और $1 ट्रिलियन टच हो गया। तो मतलब कंसिस्टेंटली, आप देखो सैमसंग हुआ, मतलब कंसिस्टेंटली कंपनीज जो हैं एआई में और सेमीकंडक्टर स्पेस में, दैट्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। तो वो चीज है कि इंडिया के पास वो स्टोरी नहीं है, सो दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज इन करंट ये जो थी। अब वही है, ये कब तक ये फ्रेंजी चलता है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, और वो चीजें हमें यहाँ पर थॉट प्रोसेस दे रहे हैं चीजें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द प्ले इज ओवरऑल। बाकी देर आर सम पॉजिटिव न्यूज एज वेल, जैसे इंडिया कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट, जिसको वो सीपा बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो दैट इज, कल आज पीयूष गोयल जी ने बोला कि इट इज एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में वो हम साइन करते। तो अगेन एफटीएस, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ मॉर्निंग वीडियोस में, कि इंडिया के जो ये 1 to 1 एफटीएस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया यूरोप का हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ, राइट, अलग अलग जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ कर रहा है, अलग अलग ग्रुपिंग्स के साथ कर रहा है, चल रहा है, इंडिया कनाडा का चल रहा है, राइट। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेड, राइट। एफटीएस की एक साथ एक, जो उसके हिसाब से एक कस्टमाइज एग्रीमेंट्स, राइट, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, उस हिसाब से, तो रादर देन ऑल दीज डब्ल्यूटीओज एंड इकोनॉमिक फोरम्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। एंड आई थिंक ये चीजें जो हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिट जो है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है एटलीस्ट इंडिया और बाकी कंट्रीज को देंगी। तो इसीलिए आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस। जैसे कल आप, मैं ये देख रहा था कि फ्रॉम यू इंडिया कनाडा पर्सपेक्टिव,
हमारा बायलैटरल ट्रेड FY 26 में सिर्फ $8 बिलियन के आसपास था, 8 के आसपास। इसको 2030 तक $50 बिलियन का करने का प्लान है, राइट। तो एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर ट्रेड जो है वो इंक्रीज करने की बात हो रही है अंडर दिस न्यू FTA विच इज प्लानिंग टू गेट साइन। तो ये चीजें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम वैसा देखें तो। नेक्स्ट इज ऑन द काफी इंटरेस्टिंग एक जैसे मैंने आपको बोला था कि Q4 नंबर्स यूएस के, जैसे मैं बताया 28% का ग्रोथ आया है। तो इंडिया में कितना आया है? तो इंडिया में मोस्टली जो नंबर्स देखे गए हैं वो अराउंड, मतलब अगेन डिफरेंट इंडेक्स के हिसाब से, बट 12 to 15% का ग्रोथ जो है Q4 में ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ आया है, EPS ग्रोथ आया है। जो अच्छे सेक्टर्स बहुत अच्छे किए, बैंक्स, NBFCs ने अच्छा किया, मतलब प्रॉफिट वाइज। ऑटोज डिड वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। कैपिटल गुड्स, रिटेल बहुत अच्छा किया। FMCG में टर्न अराउंड दिखा थोड़ा। वीक एरियाज रहे, एक्सपोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स सब वीक रहे, टेक्सटाइल वगैरह। IT काफी वीक रहा। और जो भी मार्जिन हैवी बिजनेस डिपेंडेंट, जो कमोडिटीज पे डिपेंडेंट बिजनेस थे, राइट, उन सब ने थोड़ा वीक रहे ओवरऑल। ठीक है, तो आगे अभी मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि भाई थोड़ी सी चीजें इंप्रूव होंगी, तो 12% का तो EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही रही है FY 27 में इंडियन मार्केट। बट अगेन यूएस जैसी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर बेटर कर रही है, तो थोड़ा बहुत वहां पर एक अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स एक नॉर्मल है। तो इसमें कुछ गलत सोचना गलत नहीं है, बट अगेन वी हैव टू सी फ्रॉम द वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव एज वेल, और कितना एलोकेशन लेना है, और कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग एज वेल। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर अच्छा है, वहां के निकला तो चलो वहीं डाल दो। आपको ये भी समझना है कि ये अभी का है, AI का कितना उसमें रोल है, सेमीकंडक्टर का कितना रोल है, ये कब तक चलेगा, इसका ओवरऑल वैल्यूएशन कैसा दिख रहा है, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स जो है हमें 100% समझने चाहिए। इंटरेस्टिंग, कल एक और पॉजिटिव न्यूज आई कि निफ्टी मिड कैप 100 जो है फिर से ऑल टाइम हाई हिट किया है। जबकि सेंसेक्स निफ्टी जो है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट निफ्टी मिड कैप बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है आपको निफ्टी मिड कैप अच्छा? क्योंकि निफ्टी मिड कैप में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बहुत कम, मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। क्योंकि मेजरली उनकी क्या है, बैंकिंग, IT, ये सब, मतलब इंडेक्स पे ही मेजरली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर और IT वगैरह में। वहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की तो बैंड बजी हुई है। या बैंड, मतलब बैंड बजी हुई इज नॉट द राइट वर्ड, बट मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में है। बट अगर हम मिड कैप देखें, राइट, तो वहां पर क्या है ना कि वो एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें डिसेंटली बड़ी कंपनीज हैं, डिसेंटली बड़ी कंपनीज हैं। मतलब अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से अराउंड, मतलब 80-90 thousand करोड़ की कंपनी में मिड कैप में ही है, करोड़ की कंपनी, राइट। तो काफी डिसेंटली बड़ी कंपनीज है। और वहां पे ये FII इसका ज्यादा, मतलब आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि वुड की ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो उसके चक्कर में क्या है कि वो पर, और फिर DIIs कंसिस्टेंटली बाय कर ही रहे हैं। तो वहां पे जो है मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली इज डूइंग प्रीटी वेल, और हम भी फोकस करते ही रहते हैं। मतलब हमारा भी अगर म्यूचुअल फंड मॉडल पोर्टफोलियोज देखेंगे, तो मिड कैप में अच्छा खासा एलोकेशन भी ट्राई टू कीप फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज की बात करें, तो सबसे बड़ी जो न्यूज थी वो कोल इंडिया के OFS की बात हो रही है। तो 2% स्टेक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल करेगी इन कोल इंडिया। ठीक है, तो फ्लोर प्राइस उन्होंने ₹412 रखा है। आई थिंक करंटली स्टॉक जो है वो 438 के आसपास है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो अराउंड 2% स्टेक जो है वो ऑफर फॉर सेल, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो पैसा उसमें अपना ले रही है, कुछ थोड़ा 2% स्टेक बेच रही है। एंड तो ये जो है परसों से, आई थिंक कल से, सॉरी, कल से खुल रहा है नॉन नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और फ्राइडे से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। OFS में अगर आप रिटेल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 10-12%, 8% का शायद, नहीं, 10% का डिस्काउंट के आसपास है जो करंट प्राइस पे है। तो उस पे आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। बाकी OFS अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक में भी किया, उसमें भी ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपए रेज किए थे, राइट। तो और अभी जो है उनका प्लान है कि 5,000 करोड़ के आसपास रेस करने का। तो उनके हैं टारगेट्स जो ओवरऑल बजट में लिए थे उन्होंने, कि हम अपने स्टेक्स सेल करेंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू नाउ। और ऑफ कोर्स इनकम भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हो रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस में फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और अभी तो ये क्रूड ऑयल प्राइस में एक्साइज, मतलब ये पेट्रोल वगैरह में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है, तो वहां से भी अच्छा खासा मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ऑन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा।
तो दे आर ट्राइंग कि उसमें अलग-अलग दूसरे सोर्सेस आई थिंक इज़ व्हाट दे आर मस्ट बी लुकिंग एट। अच्छा 2 कंपनीज़ के रिजल्ट मैं ना काफ़ी क्लोज़ली वॉच करता हूँ, थोड़े से एक लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं कुछ-कुछ चीज़ों के। इंटरेस्टिंगली कल वो दोनों कंपनीज़ का रिजल्ट कल था, तो आई वाज़ लुकिंग एट इट। जैसे एक ओएनजीसी है। ओएनजीसी क्या है ना, इंडिया का काफ़ी बड़ा ऑयल एक्सप्लोरर है, मतलब एक्सप्लोरेशन करता है वो ऑयल की। तो काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है ना कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया काफ़ी ट्राई कर रहा है। एंड कल भी आई वाज़ लुकिंग एट द न्यूज़ कि फिर से वी आर वर्किंग कि हम नए ऑयल्स, मतलब क्रूड ऑयल जो है इंडिया में ही ढूंढने की कोशिश करें। अंडमान के बाहर आसमान, मतलब अलग अलग चीजें आती रहती हैं, बट प्रॉपरली वो अभी तक उस पर कुछ डिसेंट ट्रैक्शन दिखा नहीं है, राइट, कि वहां पर क्या ऑयल निकलना शुरू हुआ है क्या, या कुछ बेनिफिट होना शुरू हुआ है, तो वो अभी तक दिखा नहीं है। और कैसे पता चलता है? ओएनजीसी के रिजल्ट से पता चलता है, क्योंकि मेजरली ओएनजीसी ही इन्वॉल्व है इन सब एक्सप्लोरेशन में, राइट। तो कल मैं रिजल्ट देख रहा था, तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है, बट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, 53% ग्रो हुआ है। बट राइट ऑफ्स जो है ना एक्सप्लोरेशन के, वो भी बढ़ रहे हैं। 4,800 करोड़ रुपए के राइट ऑफ्स हैं एक्सप्लोरेशन के, मतलब एक्सप्लोर किया कोई ऐसा वेल जहां पर कुछ नहीं मिला तो वो राइट ऑफ कर दिया। 4,800 करोड़ रुपए, तो मतलब ट्राई तो कर रहे हैं। ठीक है, जब देखो फेल कब होता है आदमी, जब वो ट्राई करता है। तो ट्राई ही नहीं करेगा तो फेल कैसे होगा? ठीक है, तो इसका मतलब वो ये पॉजिटिव चीज देख रहा हूं मैं, राइट ऑफ्स बढ़ना, इवन दो मार्केट में लुक एट इट नेगेटिवली, but I am looking at it positively कि write off बढ़ना is they are trying more and maybe sometime their luck will be right and they may find good thing, right। तो मैं यही देख रहा था कि प्रॉफिट तो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, स्पेशली उनकी जो ओवरसीज सब्सिडरी हैं, एमआरपीएल, ओएनजीसी विदेश, एचपीसीएल, राइट, तो उनमें प्रॉफिट काफी इंप्रूव हुआ है, तो दैट हैज एक्चुअली हेल्प देम इन इंप्रूविंग द प्रॉफिट, राइट। और फिर वो तो ऑयल एक्सप्लोरर हैं, अब ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उनकी प्राइस रियलाइजेशन थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, राइट। तो वो भी एक फैक्टर है कि हाई क्रूड क्रूड ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस से भी उनको एक बेनिफिट हुआ है, राइट। और बाकी मतलब जैसे मैंने बोला कि थोड़ा नेगेटिव यही है कि भाई एक्सप्लोरेशन राइट ऑफ, मैं तो उसको पॉजिटिवली ही सोच रहा हूँ। बाकी प्रोडक्शन वॉल्यूम्स अभी भी गिर ही रहे, तो मतलब जो फील्ड्स हैं, नई फील्ड्स कुछ ज्यादा नहीं मिल रही हैं और पुरानी फील्ड्स एजिंग हो रही है, राइट। तो इसीलिए वॉल्यूम जो है ना वो या तो फ्लैट है या थोड़े थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब उसमें ज्यादा दिख नहीं रहा है अभी, तो मतलब अभी तक मेजर कोई लक फैक्टर डेवलप नहीं हुआ है, नया कोई अच्छा जगह से ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं हुआ है ऐसा लगता है। तो वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पर आई कीप ऑन सीइंग कि हाउ इज इट ऑयल हमें मिल रहा है क्या, राइट, और एक्सप्लोर हम कर पा रहे हैं क्या, और थोड़ी डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल पे वो है, तो वो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही। तो विच आई सॉ द रिजल्ट, तो वो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, वो एटलीस्ट वॉल्यूम वाइज तो नहीं दिख रहा है, बट ये है कि ट्राई तो चल रही है डेफिनेटली। सीमेंस का रिजल्ट, तो सीमेंस क्या है, अगेन वेरी केपेक्स ओरिएंटेड कंपनी है, राइट। वी कीप ऑन सेइंग कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल वगैरह में, राइट, डेटा सेंटर, स्मार्ट ग्रिड्स, रेलवे वगैरह में तो काफी ज्यादा इनके सब प्लेज हैं। तो केपेक्स कैसा चल रहा है ये काफी बड़ा एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, राइट। तो उसमें मैं देख रहा था रेवेन्यू 8% से ही ग्रो हुआ, प्रॉफिट एक्चुअली गिरा है 36% से, बट न्यू ऑर्डर्स 19% से इंक्रीज हुए हैं, तो ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है। तो इसका मतलब कि वैलिडेट कर रही है कि केपेक्स स्टोरी तो है इंडिया में अभी। ऑर्डर्स 19% से बढ़ना, ठीक है, और ऑर्डर बैकलॉग जो है 43,000 करोड़ का होना, तो क्लियरली फॉर अ कंपनी लाइक सीमेंस से ही पता चलता है कि भाई ऑर्डर्स बुक बढ़ने का ये है कि केपेक्स साइकिल में अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, केपेक्स करने की कोशिश तो इंडियन मार्केट्स कर रही है, वो बहुत अच्छा है, राइट। और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडस्ट्री उनका वो भी अच्छा कर रहा है, टॉप लाइन एग्जीक्यूशन भी अच्छा हुआ है, प्रॉफिट जो मेजरली इम्पैक्ट हुआ है, राइट, ठीक है, वो मेजरली हुआ है क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन पे इम्पैक्ट आया, रॉ मटेरियल फॉरेक्स वगैरह के चक्कर में, एप्रिसिएशन ऑफ यूरोज वगैरह के चक्कर में, वो उनका इम्पैक्ट जो है मेजरली रहा, क्योंकि काफी सारी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं ना वो बनाने के लिए ये चीजें, तो वो फैक्टर्स जो है फॉरेन एक्सचेंजेस लॉस उनको काफी ज्यादा लेना पड़ा, राइट। और कुछ उनके लेबर कोड्स वगैरह के भी कुछ फन ऑफ रेगुलेटरी हिट्स वगैरह रहे, तो उसकी वजह से उनका इम्पैक्ट रहा मार्केट। थर्ड एक आईआरसीटीसी का भी रिजल्ट आया, तो विच अगेन वी शुड कीप ऑन वाचिंग, बट रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा 15% का, बट प्रॉफिट 9% से गिरा है पैट। एंड मेजर रीजन अगेन बिकॉज भाई कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, राइट। तो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वो आई थिंक दे कुडंट पास ऑन दैट टू द, और वो इतना आसान भी नहीं है, रेलवे जिस मतलब मोनोपोली बिजनेस है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ हैं ही, बट रेवेन्यू अच्छे से इंक्रीज हुआ है, 1400 करोड़, 1460 करोड़ रुपीज का 15% का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, बट प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी, मार्केट विल लुक एट कि हाउ दे आर एबल टू
pass on these benefits to the, or मतलब the cost price increase to the customers. ठीक है, these are the major results and everything. अब हम बात करेंगे आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये एक बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत अच्छा ईटी वेल्थ में एक काफी अच्छा मेरे को एक टेबल मिला। तो क्वेश्चंस मेरे भी सवाल थे इन सब चीजों में, जब स्पेशली बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर काफी बात होती थी कुछ टाइम पहले, राइट, और बेनामी लॉ वगैरह भी बने थे। तो कई लोगों का सवाल, मतलब कई क्या होता है ना कि हम थोड़ा बहुत समझते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, राइट, बेनामी, वो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को नहीं, मतलब मैंने डिस्कस जो किए, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत सिंपल तरह से। तो सिंपल ये देखो क्या है इसमें, कि अगर आपने, मैं अपने फ्रेंड के नाम से या किसी एम्प्लॉय के नाम से या अनरिलेटेड डिस्टेंट रिलेटिव के नाम से एक प्रॉपर्टी मैं पैसे देता हूं और उसका नाम रखता हूं उसमें, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है। और तो इसी तरह से अगर मैंने वो बेनामी प्रॉपर्टी बेच दी, उससे कुछ और खरीद लिया, तो वो भी बेनामी माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ आ गई ना, कि भाई मैंने पैसे दिए, नाम दूसरे का डाला। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या है कि क्या मैं अपनी वाइफ या आप स्पाउस जो बोला जाता है, कि उसके नाम से खरीद सकता हूं क्या? अगर मैं पैसा दूं और मेरी वाइफ का उसमें नाम हो या मेरे बच्चे का उसमें नाम हो, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इस ये चल जाता है, इसमें कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। उसमें पीनल कॉन्सिक्वेंसेज 7 ईयर्स तक का इंप्रिजमेंट है उसमें, जो पहले वाले बताया था। लेकिन इसमें अगर आपने पैसे दिए और आपने, जैसे मैंने पैसे दिए और मैंने अपनी वाइफ के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीद ली या अपने बच्चे के नाम से वो खरीद ली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली। सिमिलरली अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपने सिबलिंग के नाम से की या पेरेंट के नाम से की, तो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम से ले ली, ठीक है, या अपने भाई बहन के नाम से ले ली, तो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। या आप एक किसी ट्रस्टी हो या किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, राइट, और आपने फिड्यूशरी कैपेसिटी में, मतलब एज अ डायरेक्टर जो है, अपनी कंपनी के नाम से या अपने ट्रस्ट के नाम से प्रॉपर्टी ली है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ गए ना अभी बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब आई एम श्योर आपको सब पता होगा, बट ये थोड़ा डिटेल में क्या एक बार चीजें अच्छे से समझ आ जाती है कभी कभी। तो मेरे को लगा कि यार मुझे मुझे मतलब मैंने भी जब ये पढ़ा ना, तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट एज अ सेड कि हमारा तो डिस्कशन होता रहता है, तो पता है क्या है। बट ये क्या है कि अच्छा भाई, एसेट परचेज फ्रॉम प्रोसीड ऑफ अर्लियर बेनामी प्रॉपर्टीज आल्सो बेनामी, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था ये। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें क्या होती है, ये चीजें हमें समझता है, राइट। मेरे को सिबलिंग का नहीं पता था, मुझे लगता था कि सिबलिंग आई डोंट नो कि बेनामी रहता है या नहीं रहता, बट इसमें ये भी क्लियरली दिखा है सिबलिंग के नाम पे भी आप रख सकते हैं, तो वो बेनामी नहीं होगा, राइट। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनामी फॉर मी, राइट। सो आई थॉट कि मेरे को नया कुछ सीखने को मिला है, तो आपको भी बताता हूँ। दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस गाइस ऑन एनीथिंग व्हिच आई डिस्कस टुडे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और कोई और फीडबैक है, कुछ और करना है इस मॉर्निंग वीडियोस वगैरह में, तो प्लीज वो बताते रहा करो, राइट। एंड डू चेक investindia.in। और जैसे मैंने कहा, मॉडल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है, तो अभी अभी तक अगर मॉडल पोर्टफोलियोज कुछ अच्छे कूपन कोड्स वगैरह भी चल रहे हैं, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, दे विल गिव यू सम बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स। ठीक है, तो प्लीज आप जरूर रीच आउट कीजिए, एंड हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों। जय हिंद।